हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगोकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। आज का जो टॉपिक है यह है कि बार बार गर्भपात क्यों होता है, उसके क्या कारण होते हैं और उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। आप सभी को पता है कि गर्भपात यानी क्या। गर्भपात यानी अगर कोई महिला को भ्रूण जो है उसकी भ्रूण अगर गर्भ के अंदर ही ख़त्म हो जाता है और वह भी मासिक का जो पहले 20 हफ्ते रहते हैं प्रेगनेंसी के, उसी बीच में अगर ऐसा होता है तो उसे गर्भपात बोला जाता है। लेकिन अगर किसी महिला को 3 या तो उससे भी ज़्यादा बार गर्भपात होता है तो उसे रिकरेंट मिसकैरेज कहा जाता है, यानी कि हैबिचुअल अबॉर्शंस। गर्भपात होना यह काफ़ी कॉमन समस्या है और इसकी वजह से जिस महिला को बार बार गर्भपात होता है वह महिला के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पे उसका काफ़ी बुरी तरह से असर पड़ता है। अब हम देखते हैं कि गर्भपात होने की वजह से गर्भपात होने के समय पे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। जो सिम्टम्स होते हैं जैसे कि पेड़ों के भाग में या तो पीठ के भाग में दर्द होना, बाद में अगर उसको योनि मार्ग में से या तो स्पॉटिंग शुरू होना, ब्लीडिंग शुरू होना या तो ब्लड क्लॉट्स शुरू होना। तीसरा है कि अगर जो महिला को प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स हैं वो कम हो जाते हैं, जैसे कि उल्टी वगैरह कम हो जाना या तो स्तन में जो भारीपन लग रहा है वो कम हो जाना। अब हम बात करते हैं कि गर्भपात का जो इंसिडेंस है, गर्भपात का इंसिडेंस 1% महिलाओं में गर्भपात की समस्या होती है। जैसे जैसे एक मिसकैरेज होता है, दूसरा होता है, जैसे जैसे अबॉर्शंस बढ़ते जाते हैं वैसे ही उसका जो रिस्क है वह भी बढ़ जाता है। और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर 2 और 3 अबॉर्शंस हो गए हैं तो भी आपको 70% चांसेस रहते हैं कि नेक्स्ट जो प्रेगनेंसी है वो सक्सेसफुल होगी। गर्भपात के जो टाइप्स है जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस और सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस, यानी कि अगर कोई महिला है जिनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहले 3 महीने में गर्भपात होता है तो उसके जो कारण हैं वो अलग होते हैं। आज के यह वीडियो में हम विस्तारित रूप से बात करेंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर रिकरेंट अबॉर्शंस के क्या क्या रीजंस होते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 12 हफ्ते से लेके 20 हफ्ते के बीच में अगर गर्भपात होता है तो उसके क्या क्या रीजंस होते हैं। जिनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस होता है यानी कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में जो गर्भपात होता है उसका मोस्ट कॉमन रीज़न जो है वह है जेनेटिक रीजंस, यानी कि 3 to 5% महिलाओं में यह रीज़न की वजह से गर्भपात हो सकता है। इसके लिए माता और पिता दोनों का कैरियोटाइपिंग करवाना ज़रूरी बनता है। दूसरे जो कारण है कि मेटाबॉलिक रीजंस, यानी कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ या तो हाइपो एंड हाइपरथायरॉयडिज्म, जिनको थायराइड लेवल मतलब थायराइड के जो लेवल्स हैं वो कम या तो ज़्यादा है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। जिनका मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है या तो ओबेसिटी है या तो ल्यूटियल फेज डिफेक्ट है। काफ़ी महिलाओं को प्रॉब्लम होती है कि ब्रेस्ट में से सफ़ेद रंग का प्रवाही यानी कि दूध जैसा प्रवाही निकलता है, तो जिनको प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ जाता है उनको भी प्रेगनेंसी रुकने में और प्रेगनेंसी रुकने के बाद गर्भपात होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तीसरा जो कारण है कि इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि किसी महिला में अगर एंटीबॉडीज़ के लेवल्स ज़्यादा है, यानी कि एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ और एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज़, इनमें भी प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस और गर्भपात होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जो महिलाएं हैं जिनको इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलियाज है, जिनको फैक्टर 5, फैक्टर 8 ऐसे जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनकी डेफिशिएंसी होती है, तभी भी गर्भपात होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो महिलाएं हैं जिनका अंडा ख़राब है या तो अंडे का जो क्वालिटी है वो अच्छा नहीं है या तो स्पर्म का क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो उनको भी गर्भपात का रिस्क बढ़ जाता है। और जो महिलाएं हैं जिनको कोई इन्फेक्शन है जैसे कि टॉर्च ग्रुप ऑफ इन्फेक्शन है और काफ़ी सारे अदर इन्फेक्शंस हैं जिसकी वजह से गर्भपात होने का रिस्क बढ़ जाता है। और जो महिलाएं हैं जिनका उम्र 35 साल से ज़्यादा है उनको भी गर्भपात का रिस्क बढ़ जाता है।
अब हम बात करते हैं कि जिनको बार बार फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस यानी कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में अबॉर्शंस होते हैं, उनके लिए क्या क्या रिपोर्ट्स ज़रूरी रहते हैं। मोस्ट कॉमन जो है कि ऐसे पेशेंट में जेनेटिक रीजंस ज़्यादा होते हैं, तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का कैरियोटाइपिंग यानी कि जेनेटिक एनालिसिस का रिपोर्ट एडवाइस किया जाता है। दूसरा है कि ऑटो इम्यून डिजीजेज यानी कि एंटीबॉडीज़ के जो रिपोर्ट्स है, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ और एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज़ का टेस्ट करवाया जाता है। और जो रूटीन है कि जैसे मेटाबॉलिक डिजीज़ है तो ब्लड शुगर का रिपोर्ट है, थायराइड के रिपोर्ट्स किए जाते हैं, उनके ब्लड ग्रुप्स और थैलेसेमिया और सिकल सेल अनीमिया जैसे रतवा बोलते हैं वो सब बीमारी भी रूल आउट किया जाता है। और उनका हार्मोनल प्रोफाइल, बेसिक हार्मोन्स के रिपोर्ट्स करवाए जाते हैं, ओवेरियन रिजर्व का टेस्ट किया जाता है, सीरम होमोसिस्टिन लेवल भी करवाया जाता है। दूसरा रहता है कि उनका बेसिक सोनोग्राफी और USG 3D पेल्विस यानी कि 3D पेल्विस सोनोग्राफी में भी अगर गर्भाशय के अंदर कोई डिफेक्ट है तो वो भी मालूम पड़ सकता है। उसके बाद HSG यानी कि हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी जिसमें फैलोपियन ट्यूब का स्टेटस और गर्भाशय के अंदर अगर कोई एडिशंस वगैरह है तो वह भी रूल आउट हो जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड गोल्ड स्टैंडर्ड इज़ डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन की जांच। दूरबीन की जांच करके अगर गर्भाशय के अंदर की दीवार पर जहाँ पे बच्चा चिपकता है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो वो भी निदान किया जाता है। आइए अब बात करते हैं कि जिनको बार बार गर्भपात की हिस्ट्री है उनके लिए क्या ट्रीटमेंट होता है। पहले तो प्रिवेंशन कि बार बार गर्भपात नहीं हो, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गुड एंटीनेटल केयर एंड द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द पेशेंट एंड द डॉक्टर, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट। यह अभी एक रिसर्च हुआ था, उसके अनुसार अगर पेशेंट को गुड एंटीनेटल केयर और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग अच्छे से अगर होता है तो प्रेगनेंसी का जो सक्सेस रेट है वो ऑलमोस्ट 86% बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं कि कोई पेशेंट है जिनको गर्भपात की हिस्ट्री है और उनको नेक्स्ट टाइम कंसीव करना है, तो तब वो पेशेंट के लिए प्री कंसेप्शन काउंसलिंग यानी कि प्रेगनेंसी रखने के पहले, प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले उनका प्री कंसेप्शन काउंसलिंग किया जाता है। और यह काउंसलिंग में उनका पहले के जो रिस्क फैक्टर्स है या तो जो रीज़न है बार बार गर्भपात होने का वह पहले फाइंड आउट किया जाता है। जनरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन का जो कॉमन फैक्टर है वो है जेनेटिक रीजंस, तो इसके लिए हस्बैंड एंड वाइफ का कैरियोटाइपिंग किया जाता है जैसे मैंने आगे बताया वह हिसाब से। अगर कोई पेशेंट है जिनका जेनेटिक रीजंस नहीं है यानी कि अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं है या तो स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो ऐसे पेशेंट को IVF की ट्रीटमेंट से काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। क्योंकि IVF की जो ट्रीटमेंट है उसमें हम लोग अंडे बाहर निकालते हैं, स्पर्म्स का प्रिपरेशन किया जाता है और उसमें से बेस्ट क्वालिटी ऑफ एग एंड स्पर्म सिलेक्ट किया जाता है और फिर उसमें से बच्चा बनाया जाता है और इसकी वजह से बार बार गर्भपात होने का रिस्क कम हो जाता है। दूसरे जो पेशेंट हैं जिनको मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स है यानी कि अनकंट्रोल डायबिटीज़ है तो उनका शुगर कंट्रोल किया जाता है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम्स है उनको उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर कोई पेशेंट है जिनका ऊसाई का क्वालिटी अच्छा नहीं है या तो स्पर्म का क्वालिटी अच्छा नहीं है तो प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले ही उनको ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाता है, मेडिसिन दिया जाता है कि जिससे उनके स्त्री बीज और पुरुष बीज की क्वालिटी इम्प्रूव की जाए। अभी जो पेशेंट है जिनको बार बार गर्भपात की हिस्ट्री है और उनको ऑलरेडी अभी प्रेगनेंसी रुक गया है, तो ऐसे पेशेंट के लिए, ऐसे पेशेंट को पहले तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के ग्रुप में माना जाता है और उनको सपोर्टिव थेरेपी जो है प्रोजेस्टेरोन थेरेपी दी जाती है प्रेगनेंसी को टिकाने के लिए। और अगर उनको एंटीबॉडीज़ के जो रिपोर्ट्स है वो अगर पॉजिटिव है तो उनको लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन या तो इकोस्पेरिन जो खून को पतला करता है वह मेडिसिन शुरू की जाती है। अगर किसी को इम्यूनोथेरेपी की ज़रूरत है तो उनको वह हिसाब से स्टीरॉइड्स या तो इम्यूनोथेरेपी भी दिया जाता है।
अंत में मैं यह मैसेज देना चाहती हूँ कि जिन महिलाओं को बार बार गर्भपात की समस्या है उन्हें अपना प्री कंसेप्शन काउंसलिंग यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के पहले एक काउंसलिंग और गायनेक चेकअप करवाना चाहिए। और अगर आपको प्रेगनेंसी रुक जाता है तो उसके बाद भी आप रेगुलर एंटीनेटल चेकअप करवाते रहें तो हम इस समस्या से आपको बाहर निकाल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको यह टॉपिक के रिलेटेड कोई भी समस्याएं हैं या तो क्वेरीज़ हैं तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखें और जल्द ही हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप टॉपिक जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।